ये जो शॉर्ट टर्म जो फ्री चीज़ें मिलती हैं वो शॉर्ट टर्म ही होती है, दैट इज़ नंबर वन। उसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट होता है। इकोनॉमिक साइड अगर आप देखिए, थिंग्स लाइक टूरिज्म, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दिस हैव सीन अ मैसिव डिप. So it is no surprise that year on year we see so much flooding. Year on year we see outbreaks. Right. रेवेन्यू कलेक्शन आपका घट रहा है और एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ रहे are हैं। continuing to increase in matters बिल्कुल। which are not going to yield future revenues. That if I'm so myopic that I'm going to spend in ways which makes me popular, Correct. rather than in a way where I'm maintaining a long term, not just fiscal health for the sake of fiscal Yeah. health, but I'm actually maintaining the economy as सही। and Delhi as the growth engine, सही। वो बहुत धीमे हो गए। सभी को नमस्कार। अपनी दिल्ली अपनी बात इस पॉडकास्ट मालिका में हम वोटरों के एजुकेशन के लिए, मतदाता प्रशिक्षण के लिए तरह तरह के विषयों की चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ उपस्थित है जो आप सभी लोगों को जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था के बारे में जो भी क्यूरियोसिटी होगी, क्वेश्चंस होंगे, एक दृष्टि से उसकी चर्चा करने के लिए एक जानी मानी अर्थशास्त्री उपस्थित है, डॉक्टर शामिका रवि। डॉक्टर शामिका रवि वैसे बहुत परिचित नाम है। शी इज़ द मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। एट द सेम टाइम प्रीवियसली शी हैड बीन वर्किंग विथ ब्रुकिंग्स इंडिया एंड ऑल्सो विद द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। बहुत सारे थिंक टैंक्स होते हैं और इन्होंने अपना योगदान दिया है और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के बारे में जिनकी एक अपनी विशिष्ट सोच भी है, कई शोध प्रबंध भी उनके प्रकाशित हुए हैं, ऐसी एक जानी मानी अर्थशास्त्री डॉक्टर शामिका रवि जो दिल्ली में ही मतलब रहती भी है, रहती आई है और काम भी करती आई है, तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था से बहुत निकटता से परिचित भी है। तो शामिका जी, मैं सबसे पहला सवाल तो आपको ये पूछूंगा कि हमारे दर्शक वोटर जानना चाहेंगे कि दिल्ली के आर्थिक हालात कैसे हैं। हाउ इज़ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली? Thank you, Vinay ji. Thank you for the opportunity. It is very rare that as advisors to the government or the Prime Minister, we get an opportunity to I know. speak on such matters and in a timely way. Vinay ji, things are not so great in Delhi anymore. One thing to understand is that Delhi has always been a revenue surplus state. It has been traditionally one of the richest states of the country, though it's not a full-fledged state. Right. But this region, this particular place has always been the richest in terms of per capita income. So it's a very rich, affluent area of the country. Unfortunately, what has happened in the last 10 years, you can see some of the trends had started right after 2010. But a lot of those positive trends which basically meant a very healthy, robust economy, local economy, has now gradually given way to what is now increasingly seen as a very fragile fiscal situation. Really? Yes. And one of the troubling things is certain indicators which are also very good for long-term development prediction. For instance, when you look at capital outlay, that how much money are you spending into long-term growth? जी। Delhi used to be a positive outlier until 14-15. After 15, it has been a negative outlier to the all India average. I'm not even comparing it with any other fast-growing state. I'm saying average say, Delhi used to be far superior fiscally. And now it is, in terms of outlay, it has become a negative outlier. मतलब जो सरकार का धन उसके पास इकट्ठा होता है जी। वो लंबे अरसे के योजनाओं के लिए खर्चा करना, लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन के लिए, जी, asset creation, इसकी अपेक्षा वो बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए खर्चा होने का क्रम, अगर मैं सरल भाषा में उसको इस पद्धति से वर्णन करूं तो एम आई करेक्ट? Correct, you're absolutely correct. तो इसका मतलब है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था बदतर होती जा रही है विगत 10 वर्षों में। और
निश्चित रूप में ये दिल्ली के टैक्स पेयर्स को और सामान्य मतदाता को भी, क्योंकि हर कोई किसी न किसी पद्धति से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर तो देता ही रहता है, तो उन सबके लिए एक चिंता का विषय जो आपने कहा बिल्कुल सही है। मगर इसमें एक विषय ये भी आता है कि जिस पद्धति का एक वित्तीय अनुशासन, व्हाट वी कॉल एज फिस्कल डिसिप्लिन, नेचुरली वी वुड लाइक टू नो वेदर दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, क्या इस अनुशासन पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा है विनय जी। हुआ करता था एक ज़माने में। इनफैक्ट मेनी स्टेट्स यूज्ड टू लुक एट दिल्ली ऑफ व्हाट टू डू। दिल्ली हैज़ ट्रेडिशनली स्पेंड मोर ऑन डेवलपमेंट, विच इज़ अ गुड थिंग। बट पार्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो द वे दिल्ली स्ट्रक्चर्ड, कि नॉन डेवलपमेंट जो स्पेंडिंग होता है, जो पेंशन पर होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव रनिंग, इट्स अ छोटा, इट्स अ स्मॉल स्टेट विद लिमिटेड bureaucracy and administrative capacity, including policing and all. Many things are part of the center. So the center has been bearing a lot of the administrative burden of running of this place, right? Pension agar aap dekhenge to very little. There's almost no pension burden on the state. It is only now that the state is waking up to pension as an important instrument. Right. तो वो सब burden जो traditionally states में non-development spending बहुत हद तक खा जाती हैं, that kind of spending. दिल्ली में वो प्रेशर्स नहीं रहे हैं। सो दिल्ली हैज़ ऑलवेज हैड द लग्जरी ऑफ स्पेंडिंग मोर ऑन डेवलपमेंट। करेक्ट। नाउ अनफॉर्चुनेटली अगर डेवलपमेंट को आप ब्रेकअप करिए इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर, तो दिल्ली हैज़ स्टार्टेड टू स्पेंड मच मोर ऑन सोशल, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हेल्थ पर है, एजुकेशन पर है, लेकिन व्हाट हैज़ हैपेंड दैट इवन देयर थिंग्स लाइक अर्बन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक साइड अगर आप देखिए, things like tourism, local infrastructure, all of this have seen a massive dip. So it is no surprise that year on year we see so much flooding. Year on year we see outbreaks. Right. In fact, जब आपने शुरुआत में बात करी कि individuals are impacted, you see we are, the young people are more impacted because basically what we are saying is कि आपका जो future quality of life होने वाला है इस जगह is going to get worse and worse. जी। नहीं, और आपने सही फरमाया कि वैसे जो सामाजिक विषय होते हैं, सोशल स्पेंडिंग्स होती है, एजुकेशन, हेल्थ, वो बढ़ी है ये कहा, मगर एक सवाल उसमें से आता है कि वो कितना रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ है, वेदर इट हैज रियली प्रोड्यूस समथिंग विच इज काइंड ऑफ एडेड एनी वैल्यू। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए विनय जी, देयर हैजंट बीन, आई थिंक जनरली accountability of जो state होता है, fiscal accountability, you either have reports from the CAG, right, which basically says भाई आपने कहा था कि आप ये खर्चा करेंगे, किस रूप से आपने किया, where do we see a discrepancy, or you have independent scholarship which says that मोहल्ला clinic शुरू हुआ, उसका ये outcome impact हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। There is nothing rigorous which has come out over and beyond the usual propaganda that you see, which is not backed by research. There is no authenticity to that, as you rightly pointed out. क्योंकि आंकड़े, क्योंकि वित्तीय विषयों के जानकार के साथ बात करना तो मुझे भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ा, because I am not a student of economics, but whatever the figures which I could lay my hand on, तो ये बताते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट आज की तारीख में दिल्ली का विगत 31 वर्षों में से सबसे अधिक है। जो बड़ा मतलब डरावना है। पहली बार डेफिसिट हुआ है रेवेन्यू में। 31 years they have maintained. Oh really? Yes. मतलब दिस इज नॉट जस्ट सीरियस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मगर ये तो एक बड़ा मतलब वाटरशेड मोमेंट हो गया कि पहली बार situation has been worsening, but now it is absolutely the worst. राइट। दूसरा आंकड़े ये भी बताते हैं कि 16-17 से लेकर 21-22 तक जो NSSF से लोन लिया जाता है, वो एक जमाने में 2,896 करोड़ से अभी 11,000 करोड़ तक गया है। ये मतलब ये कैसे होता है? मतलब ये जनरली विनय जी, दिल्ली जैसे राज्य को बहुत लोन लेने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको रेवेन्यू सरप्लस है। बिल्कुल। You are a rich state, traditionally you have been generating a lot of revenue. बिल्कुल। क्योंकि यहाँ economic activities हुई हैं and people's capability to pay taxes because you are well off has been traditionally high. But अब situation ऐसा हो गया है कि revenue collection आपका घट रहा है और expenditures आपके are continuing to increase in matters which are not going to yield future revenues. सही बात है। You see, that is the problem. मतलब एक शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिक विजन जिसको हम कहते हैं, उसके माध्यम से ये हो रहा है। इसमें एक और भी दिलचस्प बात यह है कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है वो भी
गिरता रहा है। मैं आंकड़े बता दूं दर्शकों को कि 14-15 में ये 5.38 था, मतलब रेवेन्यू परसेंटेज ऑफ जीडीपी की अगर मैं बात करूं, जो 18-19 में ये 5% रह गया, फिर 3.95 2021। खैर उसका एक कारण शायद कोविड-19 भी हो सकता है, बट इन द फॉलोइंग ईयर्स ऑल्सो इट हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड। तो ये जो मतलब रेवेन्यू टैक्स परसेंटेज होता है जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में, टैक्स टू जीडीपी, इस पर थोड़ा सा खुलासा करिए। दर्शक जानना चाहेंगे कि ये मतलब एक और तो टैक्स कम होते नहीं दिखाई दे रहे और जीडीपी नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा, तो लोगों ने इसको कैसे देखना चाहिए? इफ यू कुड जस्ट एनलाइटन अस। Vinay ji, the way to look at this worsening revenue deficit, and of course, when I say that it's the worst and the first time they have faced a revenue deficit, it means that while the situation had become fragile, increasingly looking more and more fragile for the last 10 years, now the situation is such that the revenue collections have now fallen behind the revenue expenditure. Oh, I see. And the issue is that when you start putting money into certain activities which are in the larger development area and they are needed, but you see the management, meaning you also have to generate revenue in the future to spend money. So if you are not going to put any money into urban development, if you are not going to put into flooding or general control, the spending on matters which generally lead to future revenue, जैसे tourism हुआ, basic infrastructure upkeep वगैरह हुआ, उसमें नहीं करेंगे आप, then it is affecting overall the economic stature and the growth potential. You see, that is the bigger problem. That if I'm so myopic that I'm going to spend in ways which makes me popular, rather than in a way where I'm maintaining a long-term, not just fiscal health for the sake of fiscal health, but I'm actually maintaining the economy as and Delhi as the growth engine. वो बहुत धीमे हो गया हम, and that is the bigger concern. Right. मतलब ये तो इस स्थिति में जब दिल्ली की जैसे आपने टूरिज्म की बात कही, तो यहाँ के बहुत सारे मोन्यूमेंट्स है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वैसे तो इनके बारे में केंद्र सरकार भी बहुत कुछ करती रहती है, मगर राज्य ने केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो करना चाहिए था, जिसके कारण यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना बढ़े, उसके माध्यम से रेवेन्यू इकट्ठा हो, इस विषय की पूरी अनदेखी हुई। और ये शहर एक दृष्टि से मतलब माल एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रतीक बन गया, जिस पद्धति से आपने फ्लडिंग की बात की। परसों तो हमारे साथ बात करते हुए एलजी साहब ने ये भी कहा कि आप मुफ्त में ये दे रहे हो, वो दे रहे हो, मगर मुफ्त में काफ़ी बीमारियां भी आप लोग दे रहे हैं बिकॉज ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली ऑफ फैसिलिटीज। तो ईज ऑफ लिविंग की बात एक और हम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भविष्यकालीन योजनाएं भी नहीं है। मतलब कैन वी से दैट द नेक्स्ट जनरेशन वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू हैंड ओवर ए बेटर दिल्ली टू देम? Oh, 100%. I think this administration actually inherited, which might have been the growth center of the country in, from the time of 2010 to 14-15, because that is the time when you saw massive surge in infrastructure development of Delhi. Now, traditionally, जब बहुत massive capital outlay होता है infrastructure में, it is a prediction of long-term growth. लेकिन उसका upkeep, matters of housing, local, urban development का जो spending होता है, when you cut down on those basic things, repeatedly you keep cutting it down, तब तो it will lead to a worsening in terms of not just the deficit, but worsening in quality of life of an average Delhi citizen. How severely it is affecting, ये हम सब लोगों का अनुभव रहा है जो भी दिल्ली में रह रहे हैं। जिस पद्धति से प्रदूषण की बात है, जल जमाव की बात है, जिसका जिक्र आपने किया, एक विषय मेरे मन में आता है कि इस तरीके से फिनेंशियल डिसिप्लिन का ऑब्जर्वेंस नहीं एक बात, मगर करप्शन के भी बहुत एलिगेशंस हम सुन रहे हैं, और तरह तरह के रिपोर्ट भी आए हैं, सीएजी भी है। एक अर्थशास्त्री के नाते आप इस भ्रष्टाचार को कैसे देखती हैं? देखिए विनय जी, मनी विच इज लॉस्ट इन द सिस्टम, इफ इट इज रीइन्वेस्टेड इन द सिस्टम, देन वो सर्कुलेशन में रह के वो किसी न किसी रूप में इट विल शो अप। सही। बट व्हेन यू डोंट सी द मनी, because traditionally revenue काफ़ी रहा है, and if we are going to see basic spending shrink or basic infrastructure का जो focus है, all of that shrink,
then then the CAG reports become even more important. Right. क्योंकि that truly is the only metric for accountability. We can't repeatedly be continuing to make a mistake. Certainly. Right? If there is an error or a judgment error or a mistake, वो जब बहुत long term तक हो जाता है ना, then you begin to see a pattern. हाँ, repeatedly. So then it is not just a mistake. Then it's a strategy which worries us as individual citizens and as economists. That here is a growth center, an engine of economic activity of the nation, which is losing its steam. Correct. Because of policies which are extremely myopic. And I think while the rest of the country is having a conversation on what is a freebie, right, and what is a amenity. अच्छा किया आपने इस विषय को निकाला, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय. प्लीज एनलाइटन अस. देखिए, बेसिक अमेनिटी जो है, जब तक हम सिटीजन्स को बेसिक थिंग्स नहीं देते हैं, जैसे फूड है, जी, हाउसिंग है, जी, पानी है, बिजली है, ये सब जब इंडिविजुअल को प्रोवाइड हो जाता है तो उसका बेसिक प्रोडक्टिविटी बढ़ता है. आई डोंट हैव टू वरी अबाउट बेसिक सिंपल थिंग. नाउ आई कैन एक्चुअली इम्प्रूव माई ह्यूमन कैपिटल. और ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी का इंडिकेटर होता है, जो कि बाकी देश में आप देख रहे हैं. बाकी पूरे सभी राज्यों में ये देखा जा रहा है कि जब हम सैचुरेशन की ओर जिस रूप से बढ़े हैं पिछले 10 वर्षों में, योर बेसिक कंसर्न्स ऑफ फूड, नो, देयर आर नो स्टारवेशन डेथ्स इन इंडिया, राइट, डिस्पाइट COVID or whatever shocks we want to talk. Electricity is now almost universal. And I'm not talking, by the way, of government data. I'm talking based on survey data where over 12 lakh households have been asked. Correct. Whether you are getting food. Are you getting this? Right. Are you getting this? Correct. And those households almost universally are telling us yes. Yeah. We have food, we have electricity, we have bank account, we have Aadhaar and everything else, जैसे toilets वगैरह की बात होती है. All this is necessary for 100 years of sustained growth. लेकिन now if we start to give cash in a way, in a region which is an otherwise rich region, Vinay ji, I think that is the sad part of what we are seeing. ये दर्शकों ने समझना चाहिए जी. कि एक समय जो अर्थव्यवस्था बड़ी सुदृढ़ थी, बड़ी तगड़ी थी, बड़ी मजबूत थी, उसको गिरावट के रास्ते कैसे लिया गया है. मतलब सिंपली टू लेट No, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. बट प्लीज कंटिन्यू. That giving so much of cash in areas or promising future cash, and then of course if you're reneging on it, then it is an issue of credibility, and what does it mean for leadership? Correct. Right? And in a democracy, what else is there? It's really working. People vote for something, and those promises have to then be realized. Right. So if we are promising and not doing it, then the trust, that social contract between an individual and the government, that begins to, trust disappears, right? And then there are bigger problems. Lekin even if you're saying I will give you this, but you give it in the nature which is so myopic that it is going to crowd out, it is really not adding to any productivity enhancement. Right? Traditionally, Delhi में nutrition का problem इतना high नहीं रहा है. Delhi, the needs are not like that. Delhi really, as an economic center, is able to generate. People have means to eat. People have a lot of basic things going. Here, we need to give economic opportunity. And I think, remember, that is the reason people from this entire neighborhood, North India, I would say all the way from Punjab to Assam, perhaps even North, are coming to Delhi for economic opportunities. Correct. They are not coming here for freebies. In a way, this is the Mumbai of the North. 100%. If I may this is the economic hub. बिल्कुल. सवाल ही नहीं. तो ऐसी स्थिति में मतलब जो मेरे आकलन में एक विषय आता है कि रोजगार की भी बहुत सारे अवसर दिल्ली में उपलब्ध है और उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, मगर उस दिशा में भी कुछ शायद हुआ नहीं है. मेरे मन में सवाल ये था कि जैसे मुंबई से तुलना करें तो दिल्ली में भी जैसे हम देखते हैं ओखला है, बाकी सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, तो रोजगार के बहुत सारे अवसर यहाँ पर पहले से भी थे, आज भी है, और उनको और अधिक निर्माण किया जा सकता है. वन कैन ऐड. मगर विगत 10 सालों में रोजगार के अवसर भी शायद उपलब्ध नहीं हुए हैं, ये आकलन बताता है. आप इससे सहमत हैं? हम सहमत हैं, इसीलिए कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं और कुछ इस प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं विनय जी दैट जनरेट जॉब्स. इंफ्रास्ट्रक्चर हैपेंस टू बी वन ऑफ द क्रिटिकल वंस. अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग किया ही नहीं है या सक्सेसिव गवर्नमेंट सक्सेसिव फाइनेंशियल ईयर में उसको घटाते ही जा रहे हैं, तो जो ऑब्वियस मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जॉब क्रिएशन के, वो तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं दिल्ली में. राइट. अच्छा, अगर पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन की भी बात करें
तो वहाँ पर भी जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल। क्योंकि द नीड्स आर नाउ लार्जर, राइट। बट हमने वी हैव लिमिटेड इट टू वेरी बेसिक थिंग, जैसे पब्लिक हेल्थ आउटरीच में अगर हुआ, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, आप समझिए वी वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द आइडिया करेक्ट। कि हम लोग तो बहुत सालों से कहते जा रहे हैं कि देखिए हॉस्पिटल बनाने के जगह हॉस्पिटल बनाते हैं क्योंकि नीड्स हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन हम बेसिक प्राइमरी हेल्थ पे अगर हम जोर देते हैं, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो इनफैक्ट इवन आई हैड सपोर्टेड सेइंग बहुत बढ़िया आइडिया। लेकिन होता क्या है ना कि उसके बाद इफ इट रिमेन्स ओनली सॉर्ट ऑफ अ विनियर, बिल्कुल इट्स जस्ट अ विनियर कि ये सब हो रहा है, लेकिन अब जाते हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं हैं, देन इट ब्रेक्स द ट्रस्ट अगेन। फिर आप वही जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी में आप जाते हैं। तो जॉब क्रिएशन के ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे जी। या फिर नहीं हैं। टूरिज़्म, आप सोचिए टूरिज़्म, लोकल टूरिस्ट दिल्ली में पर्टिकुलरली सर्टन सीजन्स में पॉसिबिलिटी सोचिए कितने लोग आ सकते हैं। और टूरिज़्म ऐसा एक सेक्टर है जिसके थ्रू ऑल जॉब क्रिएशन बहुत बढ़ता है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के थ्रू हो, गाइड्स के थ्रू हो, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिटी, बहुत चीज़ें। दैट प्रॉमिस जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है शीला जी के सरकार के बाद लगा था, कॉमनवेल्थ के बाद, कि नाउ वी आर गोइंग टू सी अ मैसिव ग्रो, वो हुआ नहीं। बिल्कुल, मतलब आधा अधूरा छोड़ा गया। और इससे एक सवाल और भी आता है, जैसे आपने हेल्थ का उदाहरण दिया कि अगर हेल्थ की मोहल्ला क्लिनिक सुविधाएं वाकई में कारगर साबित होती थी, या शिक्षा के बारे में भी, जो स्कूलों के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब बोला जा रहा है, तो इसका परिणाम आंकड़ों में भी दिखाई देता। जैसे बहुत सारे ये जो मतलब हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां, उनका प्रमाण कम होना चाहिए था, या प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से हायर एजुकेशन में जाने वालों का प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट तो नहीं दिखाई दे रहा। बट एक थिंकिंग जो है ना, जो कि इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि जैसे प्राइवेट, हमारे यहाँ बड़ा राज्य है, रिच राज्य है, तो यहाँ पे सरकारी स्कूल्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विच इज़ ट्रू। एंड आई हैव स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल थ्रू आउट माई स्कूलिंग, ऑलवेज केंद्रीय विद्यालय, तो मुझे पता है कि अच्छे स्कूल्स क्या कर सकते हैं, राइट। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स भी ज़रूरी है विनय जी, जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के थ्रू बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। बच्चे अब IB में हैं, भाई यू आर एन इंटीग्रेटेड इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नए टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, बहुत कुछ हो रहा है। आई थिंक ये जो इस सरकार ने शुरुआत से ही एक तरफ से पब्लिक एजुकेशन को सपोर्ट तो किया, जो कि बहुत ठीक काम किया, लेकिन साइमल्टेनियसली प्राइवेट को ये बहुत रेगुलेटरी बर्डन डाला इन्होंने, जिसके कारण हुआ क्या है कि समझिए आप, दिल्ली अकेला आइलैंड तो नहीं है, एक तरफ गुड़गांव है, दूसरी तरफ नोएडा है। इन सभी जगहों पे प्राइवेट एजुकेशन, एक से एक एक्सपेरिमेंट्स, नए नए बढ़िया स्कूल्स भी आए हैं। दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट इन अ गुड शेप। This is something they are not in a good shape because इनके जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं एंड क्वालिटी प्रेशर भी नहीं जी, क्योंकि आपने इतने रोक लगा रखे हैं इनके ग्रोथ पर कि these schools have lost very large number of teachers to the neighboring regions। अब ये भी तो ज़रूरी है, ये प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं। सही सवाल ही नहीं, बिल्कुल सवाल। तो आई थिंक एक माइंडसेट होता है कि हम यही करेंगे और कुछ बढ़ने नहीं देंगे, एक तरीके की हठधर्मिता है जी जी, मतलब एक तरीके का अननेसेसरी, मतलब एक स्टबॉर्न अप्रोच है। अगर मैं, इट्स अ फॉल्टी फिलॉसफी, या ऑफ कोर्स, एंड इट इज़ नॉट अमेनेबल टू ग्रोथ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रॉमिस इंडिया, विकसित भारत की जो बात करते हैं हम लोग, और इंडिया जिस रूप से बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड सो ऑन, सभी राज्य जो है ना अभी कम्पीट कर रहे हैं जी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कम्पीट कर रहे हैं। सो दे आर इन competing for better ease of doing business, better higher education facility, technological innovation, industry. Now दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ वगैरह तो चलिए पेरीफेरी में चले गए, एग्रीकल्चर ना के बराबर है क्योंकि इट्स अ मेजर सिटी, लेकिन है तो सिटी, एंड इट इज़ आवर बिगेस्ट सिटी, इनफैक्ट इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी आफ्टर टोक्यो। तो हम अर्बन डेवलपमेंट पे खर्चा कम क्यों कर रहे हैं? हम बेसिक फ्लडिंग वगैरह जो इश्यूज हैं उस पर खर्चा क्यों नहीं पाए हैं? सही बात। सो दीज आर कोर थिंग्स कि सिटी को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे, चाहे वो हेल्थ और एजुकेशन, किसी भी नज़रिए से आप देखें, सिटी, अ ग्रोइंग सिटी नीड्स एन ओपन माइंडसेट एंड नीड्स अ ग्रोथ माइंडसेट। बहुत बहुत सही आपने कहा कि ओपन माइंड की ज़रूरत है, और इतना मतलब संकीर्ण विचार करने की दिशा में बढ़ने वाले लोग जब
सत्ता में आते हैं, जैसे आपने पब्लिक प्राइवेट के बारे में कहा, मतलब एक और तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हर क्षेत्र में होनी चाहिए, बिल्कुल। हमने प्राइवेट को अस्पृश्य नहीं मानना चाहिए, बिल्कुल सही है। और आज हम देख रहे हैं कि नोएडा और गुड़गांव की तुलना में यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के बारे में किस पद्धति से बंदिशें लगाई जा रही है। अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था के बारे में एक सही आकलन हमारे मतदाताओं को मिलना है, तो आप इस अर्थव्यवस्था के सम्मुख प्रमुख 3 चुनौतियां कैसे गिनोगी? अगर वोटर से सीधे बात करते हैं जी तो हम ये कहेंगे विनय जी कि आप अपने बच्चों का सोचिए जी, और बच्चे सिर्फ फ्री स्कूलिंग से नहीं पलेंगे, बिल्कुल बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, सही, बच्चों का लिविंग कंडीशन, जी बच्चे उस इकोनॉमी में ग्रो करेंगे, उस सोसाइटी में ग्रो करेंगे जो कि प्रोग्रेसिव हो, लेकिन जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो हो। कल के ऐसा नहीं हो कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ इतने कम हो जाएं कि फिर हमारे बच्चे बाकी और जगह जाएं नौकरी ढूंढने के लिए या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो फ्री चीज़ें मिलती हैं वो शॉर्ट टर्म ही होती हैं, दैट इज़ नंबर 1। उसका लॉन्ग टर्म कॉस्ट होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर रुपया जो अभी मुझे फ्री में मुफ्त में मिल रहा है, जो मुझे मुफ्त लग रहा है, हमारे बच्चे इसका खर्चा किसी पद्धति से वो वसूला भी जा रहा है। बिल्कुल, अब बच्चों से वसूला जाएगा क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सही, ये एक बिंदु हो गया, बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि समाज जो है ना हमारा, दिल्ली में हर राज्य के लोग रहते हैं। Delhi truly is what India signifies. You know, Delhi signifies or symbolizes India. तो यहाँ पे हार्मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स भी होता है कि इस राज्य के लोग बहुत ज़्यादा आके और बहुत अनाप शनाप बातें की जाती है, बिल्कुल, दिस इज वेरी, पूर्वांचल के बारे में, बिहार के बारे में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। दिस इज अनफेयर बिकॉज दिल्ली हैज़ ऑल्सो बीन बिल्ट बाय द हार्डशिप एंड हार्ड वर्क बाय people of this region. Correct. They have also contributed to Delhi's growth, so they are ours, they are part of us. एक विषय मन में आता है शामिका जी कि दिल्ली की तो एक अन्य अनेक राज्यों से, जैसे आप पुडुचेरी लीजिए, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है जी। ऐसे कई प्रदेशों की तुलना में दिल्ली एक बहुत एडवांटेजियस सिचुएशन में है, क्योंकि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और केंद्र सरकार यहाँ पर बहुत खर्चा करती है, मतलब केंद्र सरकार का भी एक दायित्व बनता है, तो वो करते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य को तो चाहिए था कि केंद्र के समर्थन का, सपोर्ट का फायदा उठाते हुए जनता तक लोक कल्याण की सारी योजनाएं बहुत ताकत से पहुंचाए। ये होता नहीं दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? विनय जी, ये प्रॉब्लम काफ़ी अक्यूट हो गया है पिछले 5-6 वर्षों में कि कई ऐसे प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ लाए गए हैं, स्पेशली अगर आप बॉटम 40% की बात करें ना, तो चाहे वो आयुष्मान भारत हो जी, चाहे हाउसिंग स्कीम्स हो, कई ऐसे हमारे विच आर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, लेकिन दे आर क्वाइट सक्सेसफुल, क्योंकि ये जो हम लोगों ने इवैल्यूएशंस भी इनकी की हैं रिसर्च वाइज या सर्वे डेटा के बेसिस पे, नॉट अगेन गवर्नमेंट, लोगों से पूछ कर, इसका इम्पैक्ट काफ़ी गहरा पड़ा है। अब जो ऑपोजिशन स्टेट्स जनरली होते हैं, बट आई थिंक दिल्ली हैज़ बीन पर्टिकुलरली नोटोरियस इन डिनाइंग पीपल what are basic good schemes. And Ayushman Bharat, for instance, is one of those which comes to mind immediately. It has led to reducing vulnerability of households, of families. कि usually जब कोई hospitalize होता है, परिवार में एक जन भी जब hospitalize होता है, तो पूरा परिवार का जो consumption status होता है ना, हम कहीं से तो कटौती करनी पड़ती है। तो बाहर जाना कम करते हैं, बच्चों के फीस में थोड़ा डिले आता है, ये सब घटा है बहुत। इट हैज़ रिड्यूस्ड इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, एक्सेप्ट कि दिल्ली में ये नहीं हो रहा है। इसका कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं। आयुष्मान भारत यहाँ क्यों लागू ना किया जाए, कोई तर्क नहीं है। जी, नो, दिस इज पेटी पॉलिटिक्स। अच्छा, पेटी पॉलिटिक्स हैज केप्ट द सिटीजंस ऑफ दिल्ली अवे फ्रॉम द बेनिफिट्स जो कि पूरे देश में बॉटम 40% या 50% लोगों ने अवेल किया है, और इसका बेनिफिट वो बिल्कुल क्लियरली डेटा में दिख रहा है। दिल्ली का यूनिक सिचुएशन ये भी है विनय जी कि इट सिट्स लाइक अ क्राउन जूअल इन द मिडस्ट ऑफ सच अ फास्ट ग्रोइंग रीजन, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो हाईवेज हों, लॉजिस्टिक मार्वल है दिस होल नेबरहुड, व्हाट यू हैव सीन इन द लास्ट 10-15 years, दिस इज रिमार्केबल।
Delhi, on the other hand, because of this politics and because of trying to bring politics into everything, करेक्ट वो इट हैज़ मिस्ड आउट, इट इज़ कॉन्स्टेंटली मिसिंग आउट. अब आप ये देखिए बाकी राज्यों में, इवन फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स, चाहे वो गुजरात हो, वो तमिलनाडु वगैरह, सभी जगह पेंशन बर्डन इज़ अ बर्डन. यहाँ पर वो है नहीं. बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनरली बहुत जो स्पेंडिंग पेंशन पे होता है, पुलिसिंग पे होता है, पुलिसमैन, ये तो सारा खर्चा इज आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन. दिल्ली सरकार अगर आप देखिए तो इट्स अ वेरी स्मॉल एंटिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल. सो बाकी जो भी है इट्स ऑल डन बाय द सेंटर. बिल्कुल बिल्कुल. इफ दे जस्ट हैड अ मोर ओपन, हार्मोनियस अप्रोच टू पॉलिटिक्स, करेक्ट. आई थिंक दुर्भाग्यवश उसके कारण जो बदतर अर्थव्यवस्था हो रही है, एक मेरे मन में क्यूरियोसिटी है कि हमारे देश में हिमाचल जैसे और भी कुछ राज्य हो सकते हैं जो एक दृष्टि से फाइनेंशियल बैंक्रप्सी, ये तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, मगर एक ऐसी बुरी अवस्था में जा रहे हैं जिसका आखिरकार उसके भुगत भोगी कौन होंगे? तो मतदाता होगा, नागरिक होगा. बिल्कुल. तो आप अगर ये मानती है, जैसे आपने कहा कि पहली बार डेफिसिट यहाँ पर हुआ है, ये अगर ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि डेफिसिट करने वाले फिर एक बार जनादेश मांग रहे हैं, बिल्कुल, अगर लोग किसी छलावे में आकर देते रहे तो दिल्ली की अवस्था क्या होगी? वही होगी जो अभी पंजाब और हिमाचल में है. और हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पंजाब में बुरे नीतियों के कारण, विनय जी, आज वो ऐसा राज्य है जहाँ पे एक्टिव डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जब हम लोग स्कूल में थे 25 साल 30 साल पहले, सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, योर निटवेयर, जलंधर में बाइसिकल, सब जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, उसी नेबरहुड से आता था. आज के दिन हालात इतने बुरे हैं कि पंजाब इज लेफ्ट विद नो इंडस्ट्री. अब वो कहाँ गए विनय जी? दे हैव गॉन टू हिमाचल, दे हैव गॉन टू तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान. कंपेटिटिव फेडरलिज्म जिसमें सभी राज्यों को ग्रोथ चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेसेस को दे नीड अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. तो वो ऐसे राज्यों में उनका बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो चले जाते हैं, बाकी राज्यों में मूव कर जाते हैं. तो पंजाब में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जबकि बाकी देश में वी आर टॉकिंग अबाउट मेक इन इंडिया, PLI के थ्रू हम तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज ला रहे हैं. बिल्कुल. बट हियर इज वन स्टेट जहाँ पे sadly and very unfortunately because of very bad policies they have been losing and they will continue to lose. हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड हिमाचल से कहीं ज़्यादा गरीब था और बल्कि 20-25-23 साल पुराना राज्य है. And both are hilly states. Both are relatively small and similar topography. जब बना था वो इट वॉज ओनली 60%. अगर आप पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो उत्तराखंडी, एवरेज उत्तराखंडी वॉज ओनली 60% ऑफ हिमाचली. आज के दिन दे आर रिचर, दे आर 1.2 टाइम्स. बढ़िया. और वो 20 साल में लाया गया है. और आज हिमाचल में क्या दुर्दशा है? हिमाचल में देखिए, आप जब बहुत पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स लाते हैं, पॉपुलिस्ट स्कीम्स लाते हैं, पेंशन इतना प्रोग्रेसिव न्यू पेंशन स्कीम को रिवर्स करके और सिर्फ 5% वेल मोबिलाइज्ड लोगों के लिए जो वोकल है, कोऑर्डिनेटेड हैं, आपने डेवलपमेंट फंडिंग से पैसे निकाल के बिल्कुल आपने इन 5% को देना शुरू किया. अच्छा, उसका नतीजा क्या होता है कि डेवलपमेंट फंड्स आपके पास कम है, रोड्स की दुर्दशा होगी, स्कूल्स की दुर्दशा होगी, हॉस्पिटल्स की दुर्दशा होगी, जो कि सभी 100% को अफेक्ट करते हैं. बिल्कुल. राइट. सो आई थिंक, एंड ऑफ कोर्स नौबत अब ये आ गई है कि नाउ हिमाचल भवन, आई एम टोल्ड, इज अप फॉर सेल इन दिल्ली फॉर approximately 300 crores. They are not able to pay teachers and doctors. They are not able to pay their own MLAs. तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली वहाँ हमारा सिचुएशन वो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल वही होगा अगर हम इतने शॉर्ट टर्म होंगे. मतलब इसको देखने वाले दर्शकों ने इसका आकलन बनाना चाहिए कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे. और पंजाब में और दिल्ली में एक ही विचार के शासक है, इसको भी हमें नोट करना चाहिए इस मुकाम पर. तो ये जो आपने बदतर अर्थव्यवस्था के परिणामों की चर्चा की है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सरकारी कार्यालयों में काम करने वाला, छोटा क्लरिकल काम करने वाला या BLO, क्या इन पर भी ये गाज गिरेगी अगर बदतर अर्थव्यवस्था ऐसी चलती रहेगी? बिल्कुल गिरेगी विनय जी. अच्छा. इनफैक्ट द फर्स्ट इम्पैक्ट जो होता है ऑफ वर्सनिंग फिस्कल, वो भी रेवेन्यू डेफिसिट जब बहुत खराब हो जाता है, तो फर्स्ट इम्पैक्ट पड़ेगा
वो उन एम्प्लॉयज़ पर, पब्लिक एम्प्लॉयज़ पर, हु आर द फर्स्ट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट। उसमें क्या होंगे, दिल्ली में जो ज़्यादातर सीनियर ऑफिसर्स हैं, देर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या मेनी ऑफ देम उनके सैलरीज आर नॉट कमिंग फ्रॉम स्टेट, करेक्ट, लेकिन लोकल जो लोग हैं, दे आर ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड यू विल इमीडिएटली सी कि उनके सैलरीज में डिलेज होंगे, मेजर डिलेज होंगे, बिल्कुल, टीचर्स सैलरीज में डिले होंगे, कुछ बेनिफिट्स कम हो सकते हैं, बेनिफिट्स आगे जाके बेनिफिट्स बहुत कुछ कम होंगे, क्योंकि आपके पास पैसे जब नहीं रहेंगे तो ये दिस विल बिकम अ वेरी डायर सिचुएशन। और देखिए इसमें एक बात उजागर करना ये भी ज़रूरी है कि आखिरकार दिल्ली सरकार ने इतने बड़े जो लोन लिए हैं वो NSSF के माध्यम से लिए हैं, जो स्मॉल स्केल जो छोटा बड़ा बचत हम करते हैं, हमारा छोटा मतलब कारीगर है, कहीं कहीं सरकारी कर्मचारी है, तो ये भी बड़ा डरावना लग रहा है मुझे तो। जी देखिए, स्मॉल सेविंग्स जो फंड है जी, वो स्मॉल सेवर्स के लिए है। बिल्कुल, हाँ, हम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स या अदर काइंड ऑफ जैसे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करें उनकी बात नहीं कह रहे हैं, हम तो स्मॉल सेविंग्स की बात कर रहे हैं। और जब स्टेट, वो भी जो इतना फाइनेंशियली फिजिकली फ्रेजाइल सिचुएशन में है, जब ये बोरो करते हैं, देन इट इज़ अ स्पेशल फियर कि कल गए इसका पेमेंट होगा कैसे। सही बात है। और हम फिर उनको इम्पैक्ट करेंगे जिनकी सेविंग्स आर स्मॉल अमाउंट्स। सो आई थिंक उसमें दिल्ली सरकार पे ये दायित्व और बढ़ जाता है कि भाई जहाँ से आप बोरो कर रहे हैं उसके रिटर्न्स, टाइमली पेमेंट हैव टू बी इंश्योर्ड। लेकिन फिर समझ ये नहीं आता कि कैसे, जब आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो आप ये रिपेमेंट करेंगे कैसे? और इनकम बढ़ाने का कोई सोच ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, कोई उस दिशा में क्रिएटिव थिंकिंग भी नहीं है। जी। इसी में एक छोटा सवाल मेरे मन में है कि अभी 1 साल पहले यहाँ पर दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर भी एक दृष्टि से अपना सत्ता सूत्र हथियाने का जो उनका क्रम है वो लगा दिया। तो आज यहाँ का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और यहाँ का राज्य सरकार, ये दोनों एक ही दल के पास है, तो क्या इस समन्वय के कारण, इंटीग्रेटेड गवर्नेंस के कुछ अच्छे परिणाम आपको ध्यान में आ रहे हैं? अच्छे तो छोड़िए, ट्रेडिशनली क्या होता है कि जब अलग कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिनकी गवर्नेंस अलग अलग होती है, तो जैसे हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, टकराव बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण लोकल डे टू डे गवर्नेंस में प्रॉब्लम आता है। जब ये एकजुट होते हैं या फिर एक ही अम्ब्रेला गवर्नेंस के अंदर आते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ये होता है कि अब चीज़ें खटाखट होंगी, जल्दी होंगी, स्मूथली होंगी, डिले कम होगा, समन्वय होगा। लेकिन ये 1.5 साल में दिखने को नहीं आया है। अगर आप क्लेनलीनेस, लोकल हाइजीन वगैरह का, तो दिल्ली में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये भी मैं मानता हूँ कि दर्शकों ने जिसका आकलन बनाना चाहिए, ऐसा एक बिंदु है। कोई भी अगर पॉलिसी हमें बताई जा रही है तो ये हमारा एक किस्म से कर्तव्य हो जाता है, एक ड्यूटी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हम कैंडिडेट से ये भी पूछें कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। ये आप जो हमको देने को ऐसे फ्री आप अनाउंस कर रहे हो, इसकी लेजिटिमेसी, ये पैसा आएगा कहाँ से। और जब हम डेफिसिट इकोनॉमी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जी दिल्ली शहर की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल, तो आप ही देख लीजिए कि 10 साल पहले क्या एक नज़रिया था, बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म था, और अब थोड़ा सा टेंशन है। थोड़ा टेंशन ये है कि अगर डेफिसिट पहली बार 31 साल में हुआ है तो आगे जाके वो ट्रेंड तो रिवर्स ही हुआ है, तो ये हमें कहाँ ले जा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि अगर ये डेफिसिट जा रहा है तो आने वाली सरकारों को बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, और इसका कुछ न कुछ बोझ हमारे मतदाता पर भी आएगा, क्योंकि वो तो टैक्स पेयर तो है ही है। ये फाइनल बोझ हम ही लोग मतदाताओं पर ही आता है। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया और बहुत सटीक तरीके से कहा। मैं वोटरों को, दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि कई बार हमें लगता है कि अर्थव्यवस्था ऐसा विषय है कि जिसका मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ कोई संबंध नहीं, या समझने के लिए बहुत कठिन है, मगर आज डॉक्टर शामिका रवि जी ने इतने आसान तरीके से हमें बुनियादी चीज़ों के बारे में एक जानकारी दी है, समझाया है, और व्यवस्था का अर्थ
और अर्थ की व्यवस्था, इन दोनों में जो नाता है उसको भी आपने बहुत बढ़िया ढंग से उजागर किया है। वी आर ग्रेटफुल टू यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वोटरों को, मतदाताओं को और विशेष रूप में हमारे दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, जो शुरू से हम कह रहे हैं कि अपनी दिल्ली, अपनी बात, अपनी समझ, अपनी सोच, अपने विचार और अपना वोट, इसका रिश्ता ध्यान में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद शामिका जी, और आप सभी को भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।